हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज मधु शर्मा और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर द सेल। तो सबसे पहले इस वीडियो में और इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल सभी लिविंग बींग्स की एक बेसिक यूनिट होती है क्योंकि सभी लिविंग बींग्स एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर और वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो कंटेंट है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सबसे पहले तो हम डिस्कवरी देखेंगे कि किसने सेल को डिस्कवर किया। सेकंड थिंग देखेंगे सेल की स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल एंड नेक्स्ट सेल के टाइप, सेल ऑर्गेनेल्स और फंक्शन। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जिनके सेल के अंदर जो भी लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग मैटर होते हैं, मटेरियल होता है, उन्हें कंपोनेंट होते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। उनके बारे में देखेंगे और फिर उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। एंड देन सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सेल को जो फर्स्टली डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल्स था और उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप नाम की सेल्फ डिजाइन एक मशीन बनाई थी जिससे उन्होंने सबसे पहले ट्री की बाग से कोर के अंदर देखा था जो कि हनीकॉम की तरह स्ट्रक्चर दिखी थी, लेकिन वो अंदर से जो सेल थी वो खाली थी, वो बॉक्सेस लाइक थी क्योंकि वो डेड थी, इसलिए उसके अंदर सेल के अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं था। जिसका पूरा का पूरा सेल का जो भी पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन है वो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूएनहोक जो कि 1674 में सबसे पहले डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स को। लिविंग सेल्स अब वो एम्प्टी बॉक्स नहीं था, डेड सेल्स नहीं थी, बल्कि उस सेल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स थे जिनका अपना अपना फंक्शन होता है, जो उन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए थे 1831 में, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस एक डार्क कलर का सब्सटेंस था जो सभी सेल के अंदर उन्होंने देखा था, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया था क्योंकि न्यूक्लियस ही सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको उन्होंने ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा था। उसके बाद जेई पुरकिंजे आए थे जो 1839 है, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की टर्म्स को यूज किया सारकोड के लिए, जो कि एक लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। फिर हक्सले आए जिन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया और उन्होंने कहा कि फिजिकल बेसिस जो लाइफ है, लाइफ की जो फिजिकल बेसिस है वो प्रोटोप्लाज्म है। उसके बाद रटोल्फ विर्चो आए 1855 में, जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया कि पुरानी सेल से ही नई सेल्स अराइज होती हैं और उसी के बेस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जर्मन लैंग्वेज में, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं और ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये इनकी अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो सेल को कंप्लीट करते हैं। जब भी हम कोई भी चीज ले रहे हैं, लिविंग सेल्स का जो अपना काम होता है, में जो सेल्स काम करती है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स की महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो सेल थ्योरी, उसके बाद में जो सेल ऑर्गेनेल्स जो अलग अलग काम करते हैं उनको जो एक्सप्लेन किया वो सेल थ्योरी के बेस पर किया। और सेल थ्योरी दो बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने दी, एक एमजे स्क्लेडन और दूसरा टी स्किवान ने 1839 में। उनके अकॉर्डिंग जो भी सेल जो होती है वो एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है सभी लिविंग बीइंग के लिए। फिर सेल और थ्योरी को और आगे एक्सप्लेन जो किया है वो विर्चो साहब ने किया है। उसके बाद सेल थ्योरी के बेस पर कुछ स्टेटमेंट आए जो कि इस टाइप से हैं कि सभी लिविंग बीइंग्स सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए सेल को लाइफ की बेसिक यूनिट कहते हैं। और जो किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें सेल्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट सेल्स हम कोई भी फंक्शंस नहीं कर सकते। और सभी न्यू सेल्स अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से।
अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती है उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और उसमें जो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं वो, और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर सेल होती है क्योंकि, और वो इसलिए सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो ये सिंगल होते हैं और इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं। उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें सभी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट और एनिमल सेल्स ले सकते हैं, और प्रोकैरियोटिक के लिए अमीबा और पैरामीशियम ले सकते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए अच्छे से एक्सप्लेन या दिखाई देता है हमें, और हम कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी लक्षण है, वो डीएनए से ही हम किसी भी चीज का पता करते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में एग्जांपल की बात, तो साइनोबैक्टीरियस का बेस्ट एग्जांपल है जो पूरे ग्रीन एल्गी में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है। माइक्रोब्स भी होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जैसे कि हॉट स्प्रिंग में भी वो फाउंड किए जा सकते हैं। इनमें देखें तो हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसकी एक टेल भी होती है। नेक्स्ट देखिए अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अगर हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल्स थ्रू आउट दी लाइफ एक ही प्लेस पर खड़े रहते हैं, इसलिए इनमें सेल वॉल होती है जो कि रिजिड शेप होती है। एनिमल सेल्स में जो कि एक जगह पे नहीं रहते तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, अगर होती भी है तो भी इरेगुलर शेप की होती है। सेल मेम्ब्रेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में, जबकि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो स्मॉल वैक्यूल्स होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते, क्योंकि एनिमल सेल फिटोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑटोट्रॉप्स होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट सेल्स की बात करें तो लैक्स सेंट्रोसोम्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स लार्ज नंबर में होते हैं। लाइसोसोम्स प्लांट सेल्स में कम होते हैं और लाइसोसोम्स एनिमल सेल्स में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है बाहर के और अंदर के मटेरियल्स को बाहर करना और बाहर के मटेरियल्स को अंदर अलाउ करना, अगर वो सुटेबल है तो। अगर बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स लाई करते हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स में हो चाहे वो एनिमल सेल्स में हो। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ वाले में राइजोसोम्स कनेक्टेड होते हैं, जबकि स्मूथ वाले में नहीं होते हैं। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, स्टोर रखता है, जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो ये प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें गोल्जी ऑपरेटर्स की, तो ये लाइजोसोम्स फॉर्मेट करता है, और लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है जब भी कोई भी सेल स्पष्ट हो जाती है तो उसको रिमूव करना, डिस्पोजल करना लाइसोसोम्स का काम होता है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।